अगर अब हम आगे बढ़े आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के टॉपिक में, तो अब हम देखने जा रहे हैं एडिशनल कंडीशन। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले बेसिक कंडीशन देख ली है इंडिविजुअल्स के लिए, और अब हम देखने जा रहे हैं एडिशनल कंडीशन। अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है तो आप रेसिडेंट तो कहलाए जाओगे, पर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये चेक करने के लिए देखनी है हमारी एडिशनल कंडीशन। तो अगर आप यहाँ पर कितनी एडिशनल कंडीशंस होने वाली हैं, आपकी जो एडिशनल कंडीशंस है वो है 2। तो अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरा कर देते हैं तो फिर आप क्या कहलाए जाएंगे, आप कहलाए जाएंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर अगर आप इनमें से एक भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं या दोनों ही नहीं करते, तो फिर आप क्या कहलाए जाएंगे, आप लोगों को बोला जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एडिशनल कंडीशन चेक किन लोगों से नहीं करी जाती है, भाई जिस बंदे ने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल 1 और एडिशनल 2 चेक करेंगे। अगर आपने बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करी है तो फिर एडिशनल को चेक करने का कोई सेंस नहीं है। चलिए, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे एडिशनल कंडीशन नंबर 1। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है आपसे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया और रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 previous years immediately preceding the previous year। क्या बोला इसने, रेसिडेंट इन इंडिया आपको होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब रेसिडेंट कब होंगे आप, अगर आप बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते होंगे तो आप लोग क्या, आप लोग बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है कब, 2 बार। कब करनी है जी, 2 बार। कब, 10 सालों में से 2 बार आपको रेसिडेंट होना है इंडिया का। आप रेसिडेंट कब होंगे, आप रेसिडेंट तब होंगे जब आपने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है। तो 10 सालों में 2 बार आपको बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और ये 10 साल कौन से हैं, आपके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 10 साल। सर हमें समझ में नहीं आया, आइए इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है जी, आपका जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो है 1920, ठीक है जी। तो इससे पहले वाले 10 साल, इससे पहले वाले क्या देखने वाले हैं हम, इससे हम पहले वाले आपके 10 इयर्स को देखने वाले हैं। तो इसके पहले वाले 10 इयर्स कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका 1890, एक हो गया आपका 1780, एक हो गया आपका 1670, एक हो गया आपका 1516, एक हो गया आपका 13, एक हो गया आपका 1415, एक हो गया आपका 1314, एक हो गया आपका 1213, एक हो गया आपका 1112, एक हो गया आपका 1011, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक आपका लास्ट आ जाएगा क्या, 9 10। तो ये हो गए आपके 10 प्रीवियस ईयर। ये कौन से हैं जी, ये हैं आपके 10 प्रीवियस ईयर जस्ट प्रीसीडिंग व्हाट, जस्ट प्रीसीडिंग योर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले वाले 10 साल। इन 10 सालों में से किन ही भी 2 साल, एनी 2 ईयर आप लोग क्या होने चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्या, कि आपको बेसिक कंडीशन क्या करनी है, पूरी करनी है, बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी है आपको, ठीक है जी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रिलेवेंट ईयर के पहले वाले 10 सालों में किन ही 2 साल आपको क्या करनी है, बेसिक कंडीशन पूरी करनी है। इसका मतलब जी क्या, इसका मतलब ये है कि हमारे क्वेश्चन में हम हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हो या नहीं वो तो चेक करेंगे ही, साथ में हमें और क्या चेक करना है, साथ में हमें ये चीज और चेक करनी है कि इन ईयर्स में आप बेसिक कंडीशन जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो एडिशनल कंडीशन 1 के लिए व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले मैं यहाँ पे पकड़ूंगा इसको 1890 से।
और इस ईयर के लिए मैं चेक करूंगा कि क्या जिस इंडिविजुअल के लिए मैं रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहा हूं, क्या इस ईयर उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल करी थी या नहीं करी थी। अगर वो बेसिक कंडीशन फुलफिल करता होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, रेसिडेंट कहलाया जाएगा। ठीक है जी। तो 1819 के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि मेरा वाला इंडिविजुअल 1819 में ए कैटेगरी वाला बंदा था या बी कैटेगरी वाला बंदा था। 1819 में मेरा जो इंडिविजुअल है, जिस पर्सन के लिए हमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, वो 1819 में ए कैटेगरी वाला था या बी कैटेगरी वाला था। अगर वो बी कैटेगरी वाला था तो उसका 1819 में 182 डेज और मोर रहना क्या था, कंपल्सरी था। और अगर वो ए कैटेगरी का था तो उसके लिए 1819 में 182 डेज रहना कंपल्सरी था, या फिर 1819 में तो 60 डेज और इसके पहले वाले 4 सालों में, इसके पहले वाले 4 सालों में मिला के 365। अगर इसने ये कंडीशन पूरी कर दी है तो हम ये मान लेंगे कि इसने 1819 में बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। इसका मतलब कि ये यहाँ पे क्या था, रेसिडेंट था। ठीक है जी। तो हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 सालों में से 1 साल तो ये रेसिडेंट हो गया। अब हमें ऐसे ही दोबारा क्या करना पड़ेगा, हर ईयर के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। हमें हर ईयर के लिए यहाँ पे चेक करना है। क्या हर ईयर के लिए चेक करना जरूरी होगा? नहीं, आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं 2-3 यहाँ पर ही आ जाएगा आपका। लेट्स सपोज 17-18 की अगर हम बात करें तो 17-18 में ये जो है ये बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या चेक करेंगे, हम 16-17 में चेक करेंगे क्या 16-17 में इसने बेसिक कंडीशन पूरी करी या नहीं करी। तो इसके लिए क्या हम सबसे पहले देखेंगे कि ये इंडिविजुअल 16-17 में ए कैटेगरी वाला बंदा था या बी कैटेगरी वाला बंदा था। अगर बी कैटेगरी वाला बंदा था तो 16-17 में 182 डेज इंडिया में रहना क्या था, इसके लिए कंपल्सरी था, 182 डेज और मोर। अगर रहा तो वेरी गुड, आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। ठीक है, अगर ये नहीं रहा तो आपने बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर दी। फिर हम चेक करेंगे क्या ये ए कैटेगरी का था। अगर ये ए कैटेगरी का था तो इसका 16-17 में 182 डेज रहना इंडिया में कंपल्सरी था। अगर आप रह लिए तो वेरी गुड, आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। पर अगर आप नहीं रहे तो आप ए कैटेगरी वाले हो, आपके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है। और वो ऑप्शन क्या है कि 16-17 में कितने दिन का हुआ, 60 डेज और मोर। और इसके पहले वाले 4 साल में 1, 2, 3, 4 इन पहले वाले 4 सालों में आपको 365 डेज रहना कंपल्सरी, 365 डेज और मोर। अगर आपने इस ईयर में बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है तो देखिए, अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी इसका मतलब आप इस ईयर क्या थे, आप इस ईयर रेसिडेंट थे। ठीक है जी। तो आप चेक कर सकते हैं क्या प्रीवियस ईयर की जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाले 10 प्रीवियस ईयर में क्या कहीं भी 2 साल आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी या नहीं कर दी। इसका मतलब आप रेसिडेंट हो गए या नहीं हो गए। अगर ऐसा है तो आपने एडिशनल कंडीशन 1 जो है वो पूरी कर दी, आपने एडिशनल कंडीशन 1 जो है वो पूरी कर दी है। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रही है आपसे कि मेरे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 सालों में किन्हीं भी 2 साल ये बंदा क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब रेसिडेंट होने के लिए किन्हीं भी 2 सालों में इसका बेसिक कंडीशन पूरा करना क्या है, जरूरी है। ऐसा नो तो वो हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं आपकी बात करूं जी, आप लोग जो हो क्या आप लोगों ने एडिशनल कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रखी है क्या? अगर मैं आपका इस प्रीवियस ईयर के लिए चेक कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकाल रहा हूं 1920 के लिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 20 तक। तो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आप पूरे 365 दिन जो है वो इंडिया में रहे हैं। आप ए कैटेगरी के या बी कैटेगरी के, ऑब्वियसली आप जो है वो है ए कैटेगरी के, क्योंकि ना तो आप कौन से बंदे हैं, इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, नाइदर यू आर व्हाट Indian origin or Indian citizen coming to an India for a purpose of visit, or neither you are what an Indian citizen working as a crew member in an Indian ship. तो आप बी कैटेगरी तो नहीं हो, आप कौन हो, ए कैटेगरी वाले। ए कैटेगरी वाले हो, इंडिया में 182 डेज रहना कंपल्सरी है। अगर हम पे इंडिया कभी बाहर नहीं गए, यू आर लिविंग व्हाट 365 डेज आप लोग इंडिया में रहे हो, यस और नो? जी हाँ। तो 1920 में 365 डेज तक इंडिया में रहे, इसका मतलब क्या, रेसिडेंट तो हो फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। पर अब हमें चेक करना है क्या,
क्या आप एडिशनल कंडीशन पूरी करते हो या नहीं करते? तो 1920 से पहले वाला साल कौन सा था? 1819। सर पूरे 365 दिन इंडिया में रहे, क्या बात कर रहे हो आप? अगर पूरे 365 दिन इंडिया में रहे हो बॉस, तो क्या बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी ना? हाँ कर दी। उससे पहले वाले ईयर में, अरे हम तो बचपन से ही इंडिया में रहते हुए आ रहे हैं, हम तो कभी फॉरेन गए ही नहीं। हम तो बचपन, और गए भी होंगे तो कितने दिन के लिए गए होंगे? 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 20 दिन के लिए गए होंगे, अब ज्यादा से ज्यादा। यस और नो? हाँ जी। तो इसका मतलब क्या कि हम तो बचपन से ही एडिशनल कंडीशन पूरी करते हुए आ रहे हैं। यस और नो? तो अगर आपका प्रीवियस ईयर के लिए चेक करा जाए 1920 के लिए, तो बहुत बड़ी सिंपल चीज है। मैं पूरे 365 दिन इंडिया में रहा, बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। मैं पूरे 365 दिन रहा, बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। अब इससे पहले 10 साल में से किन्हीं भी 2 साल कर दिए, मैं तो सारे 10 सालों में पूरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, और वो कुछ ऐसे भी देगा आपको कि एक बंदा इंडिया आया 13-14 में, इतने दिन रह के चला गया, 14 में इतने दिन रहा, 15-16 में इतने डेज रहा, 16-17 में इतने डेज रहा। तो फिर उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। फिर हम इंडिविजुअल साल को पकड़ के हमें क्या करना पड़ेगा? ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उसने उस साल में बेसिक कंडीशन को पूरी करा है या नहीं करा है। जब आप किसी साल की बेसिक कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो इसी को क्या मान रहे हैं आप अपना? अब रिलेवेंट मान रहे हैं। इसके लिए अगर मुझे चेक करना है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इस साल में ये ए कैटेगरी वाला है या बी कैटेगरी वाला है। बी कैटेगरी वाला है तो 1890 में 182 डेज रहना कंपल्सरी है, और अगर ए कैटेगरी वाला है तो 182 डेज रह लो, या फिर इस साल में 60 डेज और इसके पहले वाले 4 सालों में मिला के 365 दिन। ठीक है, तो वो कंडीशन आपकी ऐसे चलने वाली है। तो दिस इज योर एडिशनल कंडीशन नंबर 1। And now we are moving towards your additional condition number 2. What additional condition number 2 says? It says stay in India for 730 or more days. आपका भारत में रहना, इंडिया में स्टे करना जरूरी है। कितने दिन का? 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. सर अभी भी समझ में नहीं आया, इसको भी हम कैसे समझते हैं? एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये है आपका कौन सा दिन? 1920। ये है आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इससे पहले वाले 7 साल, इससे पहले वाले 7 साल कौन से हो जाएंगे? 1819, 1718, 1617, 1516, 1415, 1314, 1213, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल हो गए। इन 7 सालों में मिला के, इन 7 इयर्स में मिला के, इन 7 सालों में मिला के आपका इंडिया में 730 डेज और मोर रहना क्या है? कंपल्सरी है। ठीक है, अगर आपको एडिशनल कंडीशन नंबर 2 पूरी करनी है, तो प्रीवियस ईयर के पहले वाले 7 सालों में 730 डेज आपका इंडिया में रहना कंपल्सरी है। दैट्स व्हाई एडिशनल कंडीशन नंबर 2 इज सेइंग stay in India for 730 days or more during 7 years. During your 7 years, immediately preceding the relevant previous year. Immediately preceding the relevant previous year. Okay. So if a person is not satisfying basic condition, तो वो resident तो हो गया। अब हमें चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी वाला है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन नंबर 1 एंड एडिशनल कंडीशन नंबर 2। ठीक है, अगर इसने ये दोनों कंडीशन भी पूरी कर दी है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पर अगर उसने ये कर दी, ये नहीं करी, या फिर ये कर दी, ये नहीं करी, या फिर दोनों ही नहीं करी, तो वो क्या कहलाया जाएगा? आपका the person will be called as your resident but not ordinary resident of India. तो ये है हमारी additional condition number 1 and additional condition number 2. And in the next video, what we are going to see is some important notes related to these things. कुछ ना कुछ terms इसमें ऐसी यूज हुई हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें बात करनी है। तो in next video we are going to discuss that, and we will discuss for residential status for whom for HUF. अभी हमने देखा है कि किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। हम चेक करेंगे कि HUF के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं। ओके जी, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स हो वो आप लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को डाउट्स हैं या नहीं है। थैंक यू।